नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 12वीं विषय सामान्य हिंदी असाइनमेंट चतुर्थ माह दिसंबर के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो को देखकर बच्चे अपने शब्दों में समझकर इस वीडियो के माध्यम से अपने असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह से व्यावसायिक नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र छात्र हित में कार्य करना है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं दिसंबर माह के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, भाद्र शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम विह्वल हो उठे। वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछड़कर रोता है। सारी मानवीय संवेदनाएं उन्हें प्रकट कर दी। जिस प्रकार मानव मानव के लिए रोता है, ठीक वैसा ही राम ने किया। राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियां इस शोक सभा में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क है? इस प्रश्न का उत्तर है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। पहला तर्क है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। इसका मतलब यह है कि श्रम के साथ साथ आदमियों का, कार्य करने वालों का भी विभाजन हो जाता है। दूसरा बिंदु है, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। तीसरा प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करता है। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, यह अपठित गद्यांश है आपके असाइनमेंट का जो दिसंबर माह के दिया हुआ है। अपठित पद्यांश है जिसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। इस प्रश्न के उत्तर हैं, पहला प्रश्न है, उसका उत्तर इस प्रकार है, इस कविता में पाहुना का अर्थ मेहमान से लिया जाता है। इस कविता के अंतर्गत मेघ को फागुन लिखा गया है। यहाँ पे पाहुना लिख लीजिएगा आप लोग। पाहुना आया मेहमान कहा गया है क्योंकि यह हर जगह मेहमान या दामाद को बड़ी मान मर्यादा होती है। मेघ किसी जमाई की तरह सज संवर कर आए हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, उक्त कविता में मेघ पाहुना जिसे पाहुना कहा गया है, मेहमान शाब्दिक अर्थ होता है, के रूप में आए हैं और वे मेघ गांव में पधारे हैं, अर्थात मेघ एक मेहमान के रूप में गांव में आए हैं। अगले प्रश्न का उत्तर है, मेघ के आने पर गांव के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं, मानसूनी हवाएं चलने लगी हैं, पेड़ झुकने और लहराने लगे हैं, आंधियां और धूल उड़ने लगी हैं और लताएं दरवाजा और खिड़कियों से चिपक गई है। इस प्रकार पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल सा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न का उत्तर है, पीपल के पेड़ प्रायः पुराने होते हैं, इसलिए वह बुजुर्ग के रूप में है। उसने आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम किया। इस प्रकार उपरोक्त कविता में पीपल के वृक्ष को बुजुर्ग और गांव के मुखिया के रूप में माना जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर है, लता दामाद रूपी मेघ को साली है। ऐसा माना गया है इस कविता में कि लता जो बेल होती है वह मेघ रूपी दामाद की साली है, जो शिकायत करती है कि इस दामाद ने बहुत दिनों बाद उनकी सुध ली। बहुत दिनों के बाद मेघों के आने के कारण लताएं हिल हिल कर शिकायत कर रही हैं कि मेघ रूपी दामाद बहुत दिनों बाद गांव में आए हैं। अगले और अंतिम प्रश्न का उत्तर है, जन्मजात धंधों में लगे हुए लोग कार्यकुशल क्यों नहीं हो पाते? इस प्रश्न का उत्तर है, जिन लोगों को जाति प्रथा के कारण जन्मजात धंधों को अपनाया पड़ा था, उनमें कभी भी कार्यकुशलता नहीं आ सकती या नहीं आ पाती।
उस कार्य में उनकी रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरन उस कार्य को करना पड़ता है। यही नहीं, ऐसा व्यक्ति दुर्भावना से ग्रस्त हो जाता है। वह कार्य करने की बजाय टाल मटोल की नीति को अपनाता है। जाति प्रथा द्वारा निर्धारित काम में उसका दिल और दिमाग नहीं लगता, जिसके फलस्वरूप वह अपनी क्षमता की अपेक्षा बहुत कम कार्य करता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जन्मजात धंधों से लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं हुई। अगला और अंतिम प्रश्न था इस असाइनमेंट का, जो अपठित गद्यांश था। इसे आप लोग पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे द्वारा इस प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षकों ने युग सृजक, सर लिखा गया है, यहाँ पे सृजक लिखेंगे, सृजक तथा समाज को दिशा दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में अपने जीवन का निर्वाह किया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, समाज और देश के जीवन मूल्य की रक्षा का भार शिक्षकों के कंधों पर माना जाता है, क्योंकि शिक्षक भविष्य के निर्माता विद्यार्थियों को गढ़ने का कार्य करते हैं, जो समाज का भविष्य होते हैं। अतः जीवन मूल्यों की रक्षा का भार शिक्षकों पर आता है। छात्र शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए छात्रों की दृष्टि में अपने शिक्षक के प्रति क्रियाकलाप पर ध्यान रहती है। इसलिए शिक्षकों को अपने चरित्र और अन्य क्रियाकलापों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न का उत्तर है, छात्र अपने शिक्षकों को सर्वप्रमुख मानते हैं, जिसके कारण छात्र अपने शिक्षकों की बातों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि शिक्षक छात्रों की नज़र में एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभाते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर है, शिक्षकों अपने छात्र छात्राओं को छोटी छोटी नीतिपूर्वक ज्ञानवर्धक तथा संस्कार और चारित्रिक विकास के लिए ज्ञानवर्धक कथा, कहानियाँ या वृत्तांत सुनानी चाहिए, जिससे छात्रों के जीवन में सदाचार, संस्कार और जीवन मूल्यों का बीजारोपण हो सके। अगले प्रश्न का उत्तर है, प्राथमिक स्तर के छात्रों का चित्त या मन एक निर्मल और कोमल होता है। उनका मन किसी भी तरह के भेदभाव, पक्षपात से रहित होता है। इसी काल में छात्रों के जीवन मूल्य की बीजारोपण संस्थापन का उत्तम समय माना जाता है। इस अपठित गद्यांश में कुछ विस्तार पूर्वक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोई भी कॉपी जांचने वाला विशेषज्ञ यह चाहता है कि आप अपठित गद्यांश को पढ़ें और उस अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर थोड़े से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा इस चैनल की जानकारी अन्य लोगों तक भी प्रसारित करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस चैनल की अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।